हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका अग्निवीर का एग्जाम आने वाला है। तो जिन मेरे प्यारे भाइयों ने अग्निवीर का एग्जाम भर रखा है और दोस्तों वे तैयारी करना चाहते हैं, तो आप निश्चिंत होकर हमारी सीरीज से जुड़ जाइए। आपको वर्दी निश्चित तौर से मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस प्रैक्टिस सेट की खास बात क्या है। इस प्रैक्टिस सेट में हम आपका जितना लेवल आपका एग्जाम में पूछा जाता है और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी है उन सभी को कंबाइन करके हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको कराएंगे, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में आपको जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से। और मैंने आपका ये प्रैक्टिस सेट जो है ये 25 क्वेश्चन का तैयार किया है और जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके। और दोस्तों, आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो अगर मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन तैयार करता तो कहीं ना कहीं उसमें ज्यादा टाइम लगता। तो इसीलिए मैं आपको 25-25 क्वेश्चन के माध्यम से आपका तैयारी कराने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। और आप कंटेंट के मामले में निश्चिंत रहिए, आपको कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा जो कि आपका एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की पूजा करते थे। तो दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस की पूजा करते थे। तो वे किसकी पूजा करते थे? वे करते थे पशुपति की पूजा। किसकी करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वे पशुपति की पूजा किया करते थे। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। यहाँ से आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन यही बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। तो आपको याद रखना है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी वो की थी आपकी दयाराम दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। अब बात करते हैं इसके नामकरण की। किसकी? नामकरण से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया था, तो किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। आपको याद रखना है, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने इसका क्या किया था? नामकरण किया था। और यहाँ से इंपोर्टेंट क्या पूछा जाता है, आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा क्या थी। आपको याद रखना है, जो इनकी भाषा थी वो थी आपकी भावचित्रात्मक। क्या थी? भावचित्रात्मक। भावचित्रात्मक हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा थी। और अगर बात करें इसके समाज की, समाज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था। तो वो था आपका मातृ सत्तात्मक। कैसा समाज था? मातृ सत्तात्मक समाज था। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता में मकान बने हुए थे, घर बने हुए थे, वे किस पद्धति पर बने थे। तो ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी नोट करके रखिएगा। चलिए देखते हैं, जो हमारा घर है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे वे बनाए गए थे ग्रिड पद्धति पर। किस पद्धति पर? ग्रिड पद्धति पर आधारित ये मकान थे। ये बात आपको याद रखनी है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे हमें कोई अवशेष मिला, जैसे हमें सिंधु घाटी सभ्यता से कोई अवशेष मिला, इस अवशेष की जानकारी हम कैसे प्राप्त करेंगे कि ये कितना पुराना है। तो इसको मापने की एक इकाई है जो एग्जाम में पूछी गई है, वो इकाई है आपकी कार्बन की घात 14। क्या है? कार्बन की घात 14। आपको याद रखना है। देखिए, अब यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से इससे बार आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो एक बार इसको देखिए। अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के जो खोज थी वो किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। जो इसका नामकरण है वो किया था जॉन मार्शल ने। और जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी जो हमारी भाषा थी वो भावचित्रात्मक थी, जिसको हम बोलते हैं पिक्टोग्राफी। ठीक। अगर बात करते हैं इसके समाज की, इसका जो हमारा समाज था वो था मातृ सत्तात्मक समाज। ठीक। और बात करें इसके घर की, जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के घर बने हुए थे वो बने हुए थे हमारे ग्रिड पद्धति पर आधारित थे। और किसी भी अवशेष को मापने की इकाई क्या होती है? कार्बन की घात 14। ये क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। उम्मीद है आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति या नटराज किस स्थान पर पाई गई। तो क्वेश्चन है, पत्थर से बनी नृत्य करते हुए नटराज की मूर्ति कहाँ से मिली? लोथल से मिली, क्या रंगपुर से मिली, क्या हड़प्पा से मिली, क्या आपका मोहनजोदड़ो से मिली। जो दोस्तों ये नटराज की मूर्ति है ये मिली थी हमारी मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो नोट कीजिए। यहाँ से पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो क्या है? हड़प्पा की जुड़वा राजधानी है। क्या है? हड़प्पा की
जुड़वा राजधानी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा की जुड़वा राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, मोहनजोदड़ो को। और अगर बात करें मोहनजोदड़ो की खोज की, खोज इसकी कब हुई थी, इसकी खोज हुई थी आपकी 1922 में। और किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने। किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। कब की थी, 1922 में की थी। आप कंफ्यूज नहीं होना है, आर.डी. बनर्जी भी लिखा हुआ मिल जाता है, तो आपको याद रखना है राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। कब की थी, 1922 में की थी। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विशाल स्नानागार, क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए, तो ये प्राप्त हुए थे हमारे मोहनजोदड़ो से। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, दाढ़ी वाला मनुष्य, दाढ़ी वाला मनुष्य के अवशेष कहाँ से मिले, दाढ़ी वाला मनुष्य, दाढ़ी वाला मनुष्य के अवशेष कहाँ से मिले, ये भी मिले हमारे मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिले, मोहनजोदड़ो से, आपको याद रखना है। ये तो हो गई हमारे मोहनजोदड़ो की बात। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं लोथल की। लोथल भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्थल है। तो यहाँ से क्या क्या पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल लोथल कहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना है, ये पड़ता है हमारा गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में ये स्थल पड़ता है। और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए सबसे पहले तो यहाँ से पूछा जाता है कि इसकी खोज कब हुई थी। दोस्तों जो हमारा लोथल है, लोथल की खोज हुई थी 1953 में। कब हुई थी, 1953 में हुई थी। और किसने की थी, रंगनाथ राव। किसने की थी, रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। ये बात आपको याद रखनी है, ये इंपोर्टेंट है। और यहाँ से क्या क्या मिला, देखिए जो हमारा लोथल है, लोथल से इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि चावल की भूसी कहाँ से प्राप्त हुई, चावल की भूसी, चावल की भूसी ये हमारी प्राप्त हुई थी लोथल से, जो कि गुजरात में स्थित है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, शतरंज के साक्ष्य, शतरंज, शतरंज के खेल के साक्ष्य, शतरंज के खेल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, ये आपका ये हुए थे लोथल से प्राप्त। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, अग्निवेदिकाएं, अग्निवेदिकाएं कहाँ से मिली थी, अग्निवेदिकाएं, अग्निवेदिकाएं भी हमारी जो है ये मिली थी लोथल से ही। ये बातें आपको हमेशा याद रखनी है। देखिए मोहनजोदड़ो से क्या क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है हड़प्पा की जुड़वा राजधानी। और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी 1922 में। और विशाल स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। और दाढ़ी वाला जो मनुष्य है उसके अवशेष भी हमारे मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। और जो लोथल है हमारा, लोथल गुजरात में स्थित है। और इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी 1953 में की थी। और चावल की भूसी के साक्ष्य हमारे लोथल से मिले, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और शतरंज के खेल के साक्ष्य कहाँ से मिले, ये भी हमारे लोथल से ही मिले हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से रेल का जनक माना जाता है। तो आपको बताना है रेल का जनक कौन है। तो दोस्तों जो हमारा रेल है इसके हमारे जनक है लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारी पहली रेल चली थी वो चली थी मुंबई टू ठाणे। कहाँ चली थी, मुंबई टू ठाणे हमारी पहली रेल चली थी। और जो रेल के जनक है लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। दोस्तों आपको बताना है मोहनजोदड़ो जो हमारे शब्द है इसका क्या अर्थ है। इसका क्या अर्थ रहने का स्थान है, क्या बाजार स्थल है, या मृतकों का टीला है, या अच्छा शहर है। दोस्तों जो हमारा इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जो ये हमारा रह है ये गलत लगा हुआ है, मृतक ऐसे बनता है, मृतकों का टीला। ठीक, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मृतकों का टीला है। और मोहनजोदड़ो से बनने वाले जितने भी इंपोर्टेंट सवाल थे वो मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बता दिए हैं, तो आपको यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। तो आपको एक बात यहाँ से और याद रखनी है मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो जो है यह एक सिंधी भाषा का शब्द है। क्या है, सिंधी, सिंधी भाषा का, सिंधी भाषा का एक शब्द है। क्या है, सिंधी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। और यहाँ से इंपोर्टेंट और लिखिए, कुछ इंपोर्टेंट और पूछा जाता है मोहनजोदड़ो से। यहाँ से पूछा जाता है बुने कपड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले। आपको याद रखना है बुने कपड़े, बुने कपड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले, ये मिले हमारे मोहनजोदड़ो से। और यहाँ से एक इंपोर्टेंट सवाल और पूछा जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति। क्या क्वेश्चन है, देखिए कांसे से बनी,
कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो कहाँ से मिले, मोहनजोदड़ो से मिले। आपको हमेशा याद रखना है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है। आपको बताना है ठगी प्रथा का उन्मूलन से संबंधित कौन से गवर्नर जनरल है। क्या कॉर्नवालिस है, क्या विलियम पेंटिक है, क्या चार्ल्स मैटकोप है, क्या हेनरी हार्डिंग है। दोस्तों जो ठगी प्रथा का उन्मूलन है वो हुआ था बेंटिक के समय। किसके समय, बेंटिक के समय। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगर बात करें कॉर्नवालिस की, कॉर्नवालिस से क्या इंपोर्टेंट है, कॉर्नवालिस से है कि द्वैत शासन किसने लागू किया था। द्वैत शासन किसने लागू किया था, कॉर्नवालिस ने किया था। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त क्या है, स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त जो है किसने शुरू किया था, वो किया था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। दोस्तों चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल किस प्रकार से पूछा गया है, देखते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। आपको बताना है जियोग्राफी का जनक किसे कहा जाता है। क्या हेरोडोट्स को कहा जाता है, क्या एग्नीमाइंडर को कहा जाता है, क्या हिकेटियस को कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो हमारे फादर ऑफ ज्योग्राफी है वो कहा जाता है आपका हेरोडोट्स को। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल एकदम सही हो जाता है। अगर बात करें हिकेटियस की, हिकेटियस को कहा जाता है इतिहास का जनक। क्या कहा जाता है, इतिहास का जनक कहा जाता है आपका हिकेटियस को। किसको कहा जाता है, हिकेटियस को कहा जाता है। आपको हमेशा याद रखना है। चलिए अगला सवाल, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। गैलीलियो ने की थी, जे.एल. बेयर्ड ने की थी, कोपरनिकस ने की थी, क्या केपलर ने की थी। दोस्तों जो हमारी सौर प्रणाली है उसकी खोज की थी कोपरनिकस ने। किसने की थी, कोपरनिकस ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। और अब बात करते हैं गैलीलियो की। गैलीलियो ने क्या किया था, गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। किसका आविष्कार किया था, दूरबीन का आविष्कार। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, वो किया था आपका गैलीलियो ने। अगर बात करें केपलर की, केपलर ने क्या किया था, केपलर से इंपोर्टेंट है ग्रहों की गति के नियम। किसके, ग्रहों की गति के नियम। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे, वो दिए थे केपलर ने। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। और दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, वो किया था आपका गैलीलियो ने। किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों जो हमारा सूर्य है उसके चारों ओर जितने भी ग्रह चक्कर लगाते हैं उनकी संख्या कितनी है। क्या 7 है, क्या 8 है, क्या 5 है, क्या 6 है। दोस्तों जो हमारा सूर्य है इसके चारों ओर कुल ग्रह चक्कर लगाते हैं 8। कितने, 8। और 8 कौन कौन से आप याद रखिए। एक तो है आपका बुध, क्या है, बुध है, शुक्र है, शुक्र के बाद आती है हमारी अपनी पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद आता है मंगल। क्या आता है, मंगल आता है। और मंगल के बाद आता है बृहस्पति। क्या आता है, बृहस्पति आता है, जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। और बृहस्पति के बाद है शनि। क्या है, शनि है। शनि के बाद क्या आता है, अरुण। क्या आता है, अरुण आता है। और अरुण के बाद है हमारा वरुण। देखिए हो गए का 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। दोस्तों ये जो हमारे 8 ग्रह हैं ये लगाते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर, और इनकी संख्या कितनी है, 8 है। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो किस ग्रह को कहा जाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन, वो दोस्तों किसको कहा जाता है, बुध को कहा जाता है, क्या शुक्र को कहा जाता है, क्या मंगल को कहा जाता है, क्या बृहस्पति को कहा जाता है। तो जो हमारी पृथ्वी की जुड़वा बहन है, या इसको कहा जाता है भगिनी। क्या, पृथ्वी की भगिनी। किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं बुध से। बुध की क्या क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बुध से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप नोट कीजिए। बुध जो है ये है हमारा सूर्य के सबसे निकट। क्या है, सूर्य के सबसे समीप। सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है, क्वेश्चन पूछूं तो आपका आंसर क्या होगा, बुध। क्या होगा, बुध होगा। और यहाँ पर क्या है, जब ये सूर्य के सबसे नजदीक है तो यहाँ पर तापांतर भी जो है सबसे अधिक होगा। तो सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह भी यही है। क्या है, सर्वाधिक तापांतर
सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? वो आपका बुध है। चलिए अब बात करते हैं हमारे मंगल की। मंगल को क्या क्या कहा जाता है? देखिए मंगल से जो इंपोर्टेंट सवाल बनते हैं वो देखिए। मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह। क्या कहा जाता है? लाल ग्रह किसको कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है, आपको याद रखना है। और जो दोस्तों ये लाल है, लाल होने का क्या कारण है? इस पे पाए जाते हैं आयरन ऑक्साइड के अयस्क। किसके कारण? आयरन आयरन ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड के जो तत्व है इस पे पाए जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है लाल ग्रह। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि मंगल को लाल ग्रह किसके कारण कहा जाता है? किसके कारण कहा जाता है? आयरन ऑक्साइड के तत्वों के कारण कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं हम आपका बृहस्पति की। बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति से क्या क्या इंपोर्टेंट सवाल बनते हैं देखिए। इसका जो सबसे बड़ा दोस्तों, जो बृहस्पति है वो हमारा सौर मंडल का क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो है आपका बृहस्पति है। क्या है? बृहस्पति है। और यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके उपग्रह से। किसके? बृहस्पति के उपग्रह कौन कौन से आपको याद रखना है। इसका केवल एकमात्र उपग्रह है ज्ञानीमीड। क्या है? ज्ञानीमीड है। और दोस्तों इसकी खास बात बताऊं आपको ज्ञानीमीड की। जो ये ज्ञानीमीड है ये सबसे बड़ा उपग्रह है पूरे सौर मंडल का। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह है आपका ज्ञानीमीड। आंसर क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन का? ज्ञानीमीड। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों आप यहाँ से मंगल से और याद रखिए, मंगल के उपग्रह हैं। मंगल के उपग्रह कौन कौन से हैं? एक तो है आपका फोबोस। क्या है? एक है आपका फोबोस और एक आपका है डीमोस। क्या है? डीमोस है। फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। और दोस्तों जो हमारे ये डीमोस है ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। क्या है? सबसे छोटा उपग्रह है। जैसे मैंने आपको अभी बताया ना कि जो हमारा सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है वो कौन सा है? वो ज्ञानीमीड है। और सबसे छोटा उपग्रह हमारा हो जाएगा डीमोस, और जो कि किसका है? हमारा मंगल का है। ठीक, उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, शाम का तारा या सांझ का तारा। शाम का या सांझ का तारा किसको कहा जाता है? या भोर का तारा किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। हमने मंगल और बुध की बात तो हमने पीछे कर ली, यहाँ से जो से इंपोर्टेंट सवाल बनने वाले थे। अब बात कर लेते हैं अपनी पृथ्वी की। हमारी पृथ्वी से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नोट कीजिए। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। आप सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि नीला ग्रह किसको कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। और किसके कारण कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण। किसके कारण? जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है आपका नीला ग्रह। और जो हमारी पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये है आपका 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अपने अक्ष पर पृथ्वी कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 पर झुकी हुई है। आपको आंसर देना है। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। आप सभी को पता है कि हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। क्या है? एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चंदा मामा दूर के। ठीक, जो हमारे उपग्रह हैं, पृथ्वी का सबसे उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है, जो कि एकमात्र उपग्रह है। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर हो गया होगा और आप इसको नोट भी कर रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 किस प्रकार से पूछा गया है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है भारतीय जो संविधान सभा है उसकी स्थापना कब हुई थी। 10 जून 1946 को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 26 दिसंबर 1949 को, या 26 दिसंबर 1949। सॉरी दोस्तों, ये है आपका 26 नवंबर 1949, ये है 26 दिसंबर। ठीक, तो जो हमारी संविधान सभा है इसकी स्थापना हुई थी आपकी 26 नवंबर 1949 को। कब हुई थी? 26 नवंबर 1949 को हुई थी। और दोस्तों जो ये संविधान है, हमारा संविधान, ये किस भाषा का शब्द है? ये है आपका लैटिन भाषा का। आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान किस भाषा का शब्द है। ये है आपका लैटिन भाषा का। और बात करते हैं संविधान सभा से। संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसने की थी? देखिए सबसे पहले
दोस्तों जो संविधान सभा है इसकी सबसे पहले आपकी मांग की थी किसने? महात्मा गांधी जी ने। किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। और कब की थी? 1922 में की थी। कब की थी? 1922 में की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी, 1922 में की थी। जब गांधी जी ने इसकी मांग कर ली तो इसका गठन होना था। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि संविधान सभा का गठन किसने किया? ठीक, आपको याद रखना है संविधान सभा का गठन। गठन किसने किया था? ये किया था आपका जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और कब किया था? ये किया था आपका 1934 में। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये भी बार बार पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन ये दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो कैसे? देखिए सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। कब की थी? 1922 में की थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए संविधान सभा का गठन किसने किया था? गठन का मतलब होता है संविधान सभा का निर्माण। किसने किया था? किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और कब किया था? 1934 में जो है संविधान सभा का गठन हुआ था। आपको हमेशा याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। तो इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष आपका ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष थे। आपको याद रखना है। क्वेश्चन सेम टू सेम इसी प्रकार से पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। यहाँ से क्वेश्चन दो पूछे जाते हैं, एक तो पूछा जाता है आपका अस्थायी और एक पूछा जाता है स्थायी। क्या? स्थायी पूछा जाता है। अगर बात करें स्थायी की, स्थायी है आपके राजेंद्र प्रसाद जी। कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक, अगर बात करें बी आर अम्बेडकर जी की, जो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, ये थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे हमारे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अगर बात करें अस्थायी अध्यक्ष की, अस्थायी थे आपके राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक, उम्मीद करता हूं आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों हमारी संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक, तो इसके हमारे प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी मैंने आपको ऊपर बता दिया है और बी आर अम्बेडकर जी भी मैंने आपको बता दिया है कि ये हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। घरों में कितने वोट की विद्युत आपूर्ति दी जाती है? जो हमारे ये घर होते हैं इनमें कितने वोट की बिजली आती है? सीधी सी भाषा में कितने वोट में बिजली जाती है? क्या 440 वोट या 200 वोट या 180 या 220? तो दोस्तों हमारे घर होते हैं इनमें जो आपूर्ति होती है विद्युत की वो होती है आपकी 220 वोट। कितनी होती है? 220 वोट होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15, शक्ति का मात्रक क्या है? आपको बताना है पावर। पावर यानी कि शक्ति। शक्ति का मात्रक क्या है? क्या हर्ट्ज है? क्या वोल्ट है? क्या वाट है? क्या इनमें से कोई नहीं? जो हमारी शक्ति होती है इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वाट। कितनी होती है? वाट होती है। अगर बात करें हर्ट्ज की, जो हर्ट्ज होती है ये होती है हमारी आवृत्ति की। क्या होती है? आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, जिसको हम एच जेड से डिनोट करते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए स्वेटर का जो संबंध ऊन से है सिक्के का वही संबंध से है। आपको बताना है इनमें क्या संबंध है। जैसे ऊन से क्या बनाए जाते हैं? स्वेटर बनाए जाते हैं। तो उसी प्रकार से सिक्के किसके बनाए जाते हैं? वो बनाए जाते हैं धातु से। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सिक्के जो है ना धन से बनते हैं, ना राजा से बनते हैं, ना मुद्रा से बनते हैं। ठीक, तो सिक्के किससे बनते हैं? धातु के बनते हैं। किसके बनते हैं? धातु के बनते हैं, जिनको कहते हैं मेटल। ठीक, आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 किस प्रकार से पूछा गया है। देखिए किसी निश्चित कूट भाषा में कैमल को ECNGN और हॉर्स को JQSUG के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट में को, दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो आपको यहाँ पर नोट कर लेना है WHALE।
WHALE को किस प्रकार लिखेंगे। तो आपको बताना है जो ये लिखा हुआ है ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक। और जो हॉर्स है, हॉर्स को लिखा गया है JQSG। तो आपको बताना है WAHLE को किस प्रकार से लिखेंगे। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले आपका अल्फाबेटिक नंबर्स याद करने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर लिखिए, ये क्या है, कैमल, CAMEL। कैमल को क्या लिखा जाता है, ECNGN, ठीक। और हॉर्स को क्या लिखा जाता है, देखिए HORSE। हॉर्स को लिखा जाता है आपका JQSUG, ठीक। तो देखिए हमारा C कितने पर होता है, C होता है 3 पर, A होता है 1 पर, M होता है 23, E 5, L 12, E 5, C 3, N 14, G 7 और N आपका 14, ठीक। N होता है 14। इसी प्रकार से H होता है 8, O होता है 15, R होता है 18, S होता है 19, E होता है 5, ठीक। J होता है आपका 10, Q होता है आपका 17, S होता है 19, U होता है 21 और G होता है 7। अब आप देखिए किस प्रकार से इनमें लॉजिक लगा हुआ है। यहाँ पर है 3 और यहाँ पर कितना है 5, तो कितना हुआ, +2 हुआ। कितना हुआ, +2 हुआ, ठीक। तो हमें इसमें भी +2 करना है, ठीक। देखिए यहाँ पर देखिए H कितना है 8 और यहाँ पर कितना है 10, तो यहाँ पर कितना हुआ, +2 हुआ। तो ये बात हमें कंफर्म हो गई, जो हमारा पहले वाला वर्ड है उसमें +2 हो रहा है। आपको यहाँ पर W की भी नंबरिंग कर लेनी है। W कितना होता है, 23 होता है, H 8 होता है, A 1 होता है, L 12 होता है, E 5 होता है, ठीक। तो पहला जो हमारा अक्षर है उसमें 2 जुड़ रहा है, तो आपको इसमें भी 2 इसी प्रकार से जोड़ना है। अगर मैं 23 में 2 जोड़ता हूं तो आता है 25, और 25 पर कौन सा नंबर आता है, 25 पर आता है आपका Y। क्या आता है, Y। Y देखिए किस ऑप्शन में है, Y आपका केवल B में है और C में है। इन दोनों में से आंसर हो सकता है, A खत्म हो गया, A में नहीं हो सकता क्योंकि इसमें X है, और D में भी X है, तो D बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब हमारे 2 ऑप्शन तो कट गए, बचे हमारे 2 ऑप्शन। आगे चेक करते हैं, आगे क्या है हमारा, 1 और यहाँ पर कितना है 3, तो यहाँ पर भी कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। जब यहाँ पर +2 हो रहा है तो दूसरे में भी हमारा +2 होना चाहिए, लॉजिक सेम बैठना चाहिए ना। यहाँ पर 15 है, यहाँ पर कितना है 17, ठीक। तो यहाँ पर भी +2 हो रहा है, तो हमें दूसरे में भी +2 करना है, ठीक। देखिए जब हम 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होता है 10, और 10 पर कौन सा नंबर आता है, 10 पर आता है J। क्या आता है, J आता है। देखिए J कौन से ऑप्शन में है, J हमारा C ऑप्शन में है, B ऑप्शन में H है, तो B हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा बचा, C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप इसी प्रकार से इसको चाहे पूर्ण कर सकते हैं, आप इसको पूर्ण भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 का लॉजिक जुड़ा हुआ है। एक में जब हम 2 जोड़ेंगे, 3 पर क्या आता है, C आता है, 3 पर आता है C, और हमारा जो L है, L पर होता है 12 में 2 जोड़ेंगे 14 पर क्या आता है, 14 पे आपका आता है N। क्या आता है, N आता है। और जो हमारा E है, E कितने नंबर पर होता है, 5, और जब हम 5 में 2 जोड़ते हैं तो 7 हो जाएगा। और 7 पर क्या आता है हमारा, 7 पर आता है G। क्या आता है, G आता है। देखिए YJCNG बिल्कुल मैच हो गया, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको समझ में इसी प्रकार से आएगा। आपको सबसे पहले नंबरों की जो है अल्फाबेट याद कर लेने हैं, और आपको उसमें लॉजिक ढूंढना है। जो हमारा लॉजिक पहले में लगेगा वही हमारा दूसरे में लगना चाहिए, तो उसको ही हम तीसरे में अप्लाई करेंगे। वो जुड़ भी सकता है, घट भी सकता है, गुना भी हो सकती है, और स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी लॉजिक हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन को देख के उसको सोचना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 निश्चित तरीके से भिन्न है, विषम ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको इन चारों में से बताना है, 3 जो है वे किसी प्रकार से सेम है और इनमें से एक अलग है, तो आपको एक अलग जो है उसको निकाल लेना है। देखिए सबसे पहले तो आपको करना क्या है, इसकी नंबरिंग लिख लेनी है। जो हमारा M होता है, M कितने पर होता है, M होता है आपका 13 पर। किस पर होता है, 13 पर होता है। J होता है आपका 10 पर। Q होता है 17 पर, ठीक। पहले की नंबरिंग हो गई। अब बात करते हैं दूसरे की, E कितने पर होता है, E होता है 5 पर, B होता है 2 पर, ठीक। और I होता है 9 पर। कितने पर होता है, 9 पर होता है। उसी प्रकार से G होता है 7 पर। आपको बिल्कुल ऐसे ही नंबरिंग कर लेनी है सारों की। D होता है 4 पर, और K होता है आपका
11 पर। किस पर होता है? 11 पर होता है। इसी प्रकार से R होता है आपका 18 पर, N होता है 14 पर, U होता है 21 पर। आपको इनमें से देखना है, इनमें से अलग कौन सा है। देखिए यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 10 है, तो माइनस कितना हुआ हमारा? माइनस हुआ 3। कितना हुआ? -3 हुआ। यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 17 है, प्लस कितना हुआ? 17। 10 और 7 होता है 17, यानी कि यहाँ हुआ -3, यहाँ हुआ +7। देखिए अगला, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो कितना माइनस हुआ? यहाँ पर माइनस हुआ 3। कितना हुआ? 3 माइनस हुआ। और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 9 है, 2 और 9 में कितना प्लस होगा? यहाँ पर यहाँ होगा +7। कितना हो रहा है? +7। लॉजिक सेम सेम बैठ रहा है, दोनों बिल्कुल एकदम सही है, अब तक तो सही है। ठीक, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। कितने का है? 3 का अंतर है। और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 11 है, तो कितने का लॉजिक है यहाँ पर? यहाँ पर 7 का। 7 जुड़ रहे हैं, जब हम 4 में 7 जोड़ते हैं तो कितना होगा? 11 होगा। और 7 में से 3 घटाने पर आपका 4 बचता है। ठीक, ये हमारे तीनों तो हो गए सेम। अब बात करते हैं चौथे की। चौथे में देखिए यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 14 है, तो कितना कम हो रहा है? यहाँ से हो रहा है आपका 4 कम। ठीक, और यहाँ से 17 है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 14 है और यहाँ पर 21 है, तो कितना ऐड हो रहा है? यहाँ पर ऐड हो रहा है 7। ठीक, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 माइनस हो रहा था, यहाँ पर 7 प्लस हो रहा था, यहाँ पर 3 माइनस था, यहाँ पर भी 7 प्लस था, यहाँ पर 3 माइनस था, यहाँ पर भी 7 प्लस था। तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 माइनस है, जबकि इन तीनों में 3-3 माइनस है। तो हमारा ऑप्शन यही राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 घट रहा है, बाकी सभी में 3-3 ही घटता है। ठीक, और यहाँ पर 7 है, ये बिल्कुल सेम है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आपको सबसे पहले करना क्या है? कोडिंग डिकोडिंग को करने के लिए सबसे पहले ए से लगाकर जेड तक आपको नंबर्स याद कर लेना है। नंबर्स कैसे? जैसे ए 1 पर होता है, बी 2 पर होता है, सी 3 पर होता है, डी 4 पर होता है, ई 5 पर होता है। आपको इसी प्रकार से जेड तक याद कर लेने हैं, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसके बिना आपसे ये कोडिंग डिकोडिंग के सवाल नहीं होंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 89, 178, 356 और 712। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के जगह क्या आएगा। ठीक, देखिए थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा गौर से देखिए। अगर मैं आपका ये 89 है, अगर मैं 89 का डबल कर देता हूँ, 89 को मैं 2 से गुणा करता हूँ, तो आपका हो जाएगा 178। क्या हो जाएगा? देखिए 9 दूनी 18, 18 का 8 का 80 लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17, कितना हो गया? 178 हो गया। जब हमारा इसमें गुना का लॉजिक लग रहा है, क्या पता इसमें भी गुना का लॉजिक हो, तो आप 178 को भी 2 से गुना कीजिए। देखिए 8 दूनी 16, 16 का 6 का 80 लगा 1, और 7 दूनी 14 और 1 15, और 2 एकम 2 और 1 3, 356। दोस्तों आपको पता लग गया कि आपका जो प्रत्येक सीरीज है उसका जो पहला अक्षर है उसमें उसके डबल से मल्टीप्लाई हो रही है। तो आपका जब 89 का डबल करेंगे तो आपका 178 आएगा। उसी प्रकार से जब हम 178 की 2 से गुणा करते हैं तो आपका 356 आता है। उसी प्रकार से जब हम 356 का डबल करेंगे तो हमारा कितना आता है? 712। पक्का 712 होगा। 3 दूनी 6, कितना होगा? 3 दूनी 6, ये आपका हो गया 356 का डबल कितना होता है? 712 होता है। ठीक, 712 होता है। और अब हमारा जब हम इसमें 2 से गुणा कर रहे हैं तो अब हमें 712 की भी 2 से ही गुणा करनी पड़ेंगे। जब हमारा 712 की हम 2 से गुणा करते हैं तो 712 का डबल होता है आपका 1424। कितना होता है? 1424। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार से अगर आप किसी और क्वेश्चन को करेंगे तो उसमें आपका गुना भी लग सकता है, 1 गुना भी होता है, 2 गुना भी होता है, 3 गुना भी होता है, क्यूब रूट भी होता है। दोस्तों वो तो आपको क्वेश्चन को देख के सोचना पड़ेगा कि इसमें किसकी गुना हो रही है। ठीक, फिलहाल यहाँ पर इसके डबल से मल्टीप्लाई हो रही थी तो हम पहली संख्या को 2 से गुणा करके उसका आंसर निकाल रहे हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 किस प्रकार से पूछा गया है देखते हैं। यदि एन एम की पत्नी है, ए आर की बहन है, एस एन की माँ है, के एम का भाई है और आर एन का बेटा है, तो के का ए से संबंध है। ये क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का है, ब्लड रिलेशन का ये संबंध क्वेश्चन है। इसको आप देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि एन एम की पत्नी है। दोस्तों एम की पत्नी, एम क्या हो गया? पति हो गया। तो यहाँ पर आप एक कोड नोट कीजिए, जो भी हमें आपको ऐसे आपका ये बनाऊंगा मैं
पुरुष पर। किस पे बनाऊंगा? पुरुष पर बनाऊंगा। और जो मेरा सर्कल है वो डिनोट करेगा महिला को। किसको? महिला को या फीमेल को। ये आपको याद रखना है। देखिए एम की पत्नी एन है। एम की पत्नी क्या है? एन है। जो हमारी एन है, एन हो गई फीमेल। ठीक, एम की पत्नी एन हो गई। ठीक, आगे पढ़िए क्या है? ए आर की बहन है। क्या हमें इसमें कहीं ए आर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो अभी इस लाइन को थोड़ा सा स्किप करिए, इसको बाद पर आएंगे इसको हम। देखिए एस एन की माँ है। एन की माँ कौन है? एस है। एन की माँ कौन है? एस है। माँ है तो फीमेल कर दी हमने। ठीक, और देखिए आगे के एम का भाई है। एम का भाई, एम का भाई कौन है? के है। भाई है तो ये है पुरुष। ठीक, और देखिए आर एन का बेटा है। एन का बेटा कौन है? आर है। तो एन का बेटा कौन हो जाएगा? आर हो जाएगा। बेटा है तो ये आ जाएगा। ठीक, और देखिए आगे क्या है? अब पढ़ते हैं हम ये वाली लाइन जो हमने स्किप की थी। आर ए की बहन है। ए की बहन कौन है? आर है। सॉरी दोस्तों, आर की बहन क्या है? ए है। आर की बहन कौन है? आर की बहन है ए। ठीक, देखिए बन गया पूरा सर्कल हमारा। तो आपको बताना है के का ए से क्या संबंध है। जो हमारा ये के है ना, इसका संबंध इससे क्या है? इस ए से। ठीक, देखिए जो हमारा ये ए है, ए इसका जो है आर का क्या है? भाई है। ठीक, और जो ये आर है, आर आर की माता कौन है? एन है। और एन आर का जो सॉरी दोस्तों, जो आर है, आर का जो आपका माता है कौन है? वो है एन है। और एम कौन है? एम आर का पिता है। और के कौन है? के इसका भाई है। कौन? किसका भाई है? एम का भाई है। और एम क्या लगता है? इसका पिता। और पिता का भाई क्या लगता है? पिता का भाई लगता है आपका चाचा। कौन लगता है? चाचा लगता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसके द्वारा 34, 58, 94 को विभाजित करने पर समान शेष बचे। क्या बचे? समान शेष बचे। तो आपको इसको करना है ऑप्शन से। आपको वो ऑप्शन उठा लेना है जिससे भाग देने पर तीनों संख्याओं में समान शेष बचे। ठीक, क्वेश्चन में यही तो कहा गया है समान शेष बचे। तो आपको भी समान शेष पर ही काम करना है। देखिए पहले करते हैं हम 8 से। अगर हम 8 से 34 को भाग करते हैं तो हमारा कितना शेष बचेगा? हमारा बचेगा 10 शेष। कितना बचेगा? 10 शेष बचेगा। ठीक, अब बात करते हैं 58 की। जब 58 को 8 से भाग करते हैं तो हमारा शेष कितना बचता है? 12। कितना बचता है? 12 शेष बचता है। क्योंकि हमारा क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो हमारा ये हो गया गलत। यानी कि ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, क्योंकि हमारा पहले में 10 शेष बच रहा था और इसमें बच रहा है हमारा 12 शेष। तो ये हो गया हमारा गलत। अब चेक करते हैं हम 12 को। अब देखते हैं 12 को। अगर हम 34 को 12 से भाग देते हैं तो कितनी बार पता चलेगा? 12 दूनी 24। कितना शेष बचा आपका? 10। कितना बचा? 10 शेष बचा। अब बात करते हैं 58 की। अब 58 को 12 से भाग देते हैं तो हमारा कितना शेष बचता है? यहाँ पर भी 10 शेष बचता है। कितना? 10 शेष बचता है। और अगर बात करते हैं हम 94 की, 94 को भाग देते हैं हम 12 से तो कितना शेष बचता है? यहाँ पर भी आपका शेष बचेगा 10। कितना शेष बचता है? 10। और हमारा क्वेश्चन में यही पूछा गया है, तो आपको वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसमें समान शेष बचे। तो किसमें समान शेष बच रहा है हमारा? ये बच रहा है हमारा 12 में। आप यहाँ पर देख लीजिए 12 में बच रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल देखिए 22वां। 25 ओप 4 माइनस 30 प्लस 4 प्लस 18 का मान होगा। दोस्तों ये देखिए ये है बोर्ड मास का। आपको इस प्रकार के सवाल करने के लिए बोर्ड मास की मदद लेनी है। किसकी? बोर्ड मास की आपको मदद ले लेनी है। बोर्ड मास, बोर्ड का बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। और ऑफ का मतलब होता है का, डिवाइड का मतलब होता है भाग, मल्टीप्लाई होता है एम, ए होता है ऐड, और सब्सक्रिप्शन होता है घटाना। आपको इसके अकॉर्डिंग करना है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। ठीक, देखिए सबसे पहले क्या है हमारा? ब्रैकेट। ब्रैकेट है इसमें? नहीं है कहीं पर भी। अगर बात करते हैं ऑफ की, इसमें ऑफ है? हाँ जी हाँ ऑफ है। सबसे पहले ऑफ को सोल्व करेंगे। 25 ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब होता है गुना। 25 गुना 4 माइनस 30 प्लस 4 प्लस 18। ठीक, देखिए जब हम 25 की 4 में गुना करते हैं, 25 चौके 100, कितना होता है? 100 होता है। और अब हम देखते हैं आगे। देखिए 100 हो गया। 100 के बाद हमारा ये हो गया 4
सॉरी दोस्तों, 100 के बाद हो गया हमारा -30, कितना हो गया 30 प्लस 18 और 4 कितना होता है 22, कितना हो गया 22। और जब हम इनको जोड़ेंगे 100 प्लस 22 कितना होता है 122 होता है, और -30, 122 में जब हम 30 घटाते हैं तो हमारा बचता है आपका 92, कितना बचता है 92, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है बोर्ड मास का नियम, इस पर भी आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये आपका इंपोर्टेंट है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। 8 संख्याओं का औसत 44 है। यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाए तो औसत 47 बन जाता है। y का मान बताइए। देखिए किस प्रकार से करेंगे। 8 संख्याओं का औसत 44 है। यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए y, तो देखिए 8 संख्या औसत कितना है 44 है, और इसमें कितना जोड़ा जाए y जोड़ा जाए तो क्या बन जाता है औसत 47 बन जाता है। क्या बन जाता है 47। जब हम इस y की वैल्यू निकालेंगे, इस y को इधर आके हम 47 में से कर देंगे माइनस, ये इधर प्लस का इधर जाके हो गया माइनस, तो y बराबर कितना हो गया 47 में से 44 गए, हमारा हो गया 3। क्या हो गया 3। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए इस प्रकार के सवालों को करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। सबसे पहले तो जो हमारी परसेंटेज दी गई है इसको भिन्न में लिख लेना है। देखिए 40% को कैसे लिखेंगे, 40 और परसेंट का मतलब होता है 100/100। ठीक, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, कितना हो गया 2/5। क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखिए, पी क्यू से, जो हमारी दोस्तों निचली संख्या होती है जिसके साथ से लगा होता है ये उसका मान होता है। तो आपको यहाँ पर देखना है पी और क्यू। ठीक, क्या है देखिए, यदि पी क्यू से, मैंने अभी आपको पता है जो निचला होता है वो होता है जिसके साथ से लगा रहता है। से किसके साथ है, क्यू के साथ है, और क्यू कितना है हमारा 5। ठीक, क्यू कितना हो गया हमारा 5 हो गया। 40% कम है, कितना कम है 40%, 40% होता है 2/5, कितना कम हो गया 5 में से 2 गया 3, कितना हो गया 3 कम हो गया पी। ठीक, और क्वेश्चन पूछा गया है क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना प्रतिशत अधिक है देखिए क्यू पी से, यहाँ 3 है यहाँ पर 5 है, तो कितना हुआ 3 और 2 5, 2 से यहाँ पर देखिए पी से, तो आपको नीचे मान रखना है पी का, पी कितना है हमारा, पी है 3, तो आपको रखना है 3% है तो 100 से कर देनी है गुना, कितना हो गया 200/3, कितना हो गया 200/3। इसको आप काटिए 6×18 और 6×18 66.66 आपका बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर। देखिए अंतिम सवाल किस प्रकार से पूछा गया आएंगे। कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए थे, ठीक 100 रुपए थे, दोगुनी हो जाएगी, यानी कि 200 रुपए होने में 12% की दर से उसको कितना टाइम लगेगा, आपको ये बताना है। टाइम नहीं, हाँ आपको टाइम बताना है कितना लगेगा। तो इस प्रकार के सवालों को कैसे करते हैं देखिए, 100 से 200, यानी कि हमें ब्याज कितना मिला 100 से 200, ब्याज मिला हमें 100 रुपए, कितने पर मिला 12% पर, कितना मिला 12 पर। और जब हम इसको भाग देंगे 12 से, जब हम 100 को 12 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा 12×8 96, बचा कितना 4, 4/12, और 4 एकम 4 और 4 तिया 12, ये हो गया हमारा 8 से ही 1/3, कितना होता है 3×8 24 और 1 25, 25/3, 25/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ये थे दोस्तों हमारे आज के सेट के टॉप 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आप सभी ने नोट भी किया होगा और आपको सवाल समझ में भी आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है या आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं आप अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।